कोलकाता मर्डर रेप केस में बहुत सारे खुलासे हुए हैं। अभी हाल ही में सीबीआई के द्वारा संजय नाम का जो बंदा है, मुख्य आरोपी है, उसका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया गया। पॉलीग्राफ टेस्ट में बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं। क्या कुछ संजय ने बताया है पॉलीग्राफ टेस्ट में, इस बारे में बात करेंगे तो करेंगे ही, और बहुत सी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जैसे पहली बात तो पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, इसकी जांच कैसे की जाती है और इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, सुप्रीम कोर्ट का इसका क्या गाइडलाइन है, और इस पूरे मामले में पॉलीग्राफ से कौन कौन सी बातें निकल कर आई है, आज हम ये चर्चा इस पर्टिकुलर लेक्चर में करने जा रहे हैं। तो लास्ट तक जुड़े रहना और अधिकतर उन लोगों तक शेयर करना जिनको लगता है आपको कि उन्हें ये बातों को जानना चाहिए, स्पेशली वकील है, पुलिस वाले या आम जनता, इन सभी को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। आइए जुड़ जाइए इस लेक्चर से। तो पॉलीग्राफ जो टेस्ट है वो नार्को टेस्ट से अलग होता है। इसमें आरोपी को बेहोशी का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, बल्कि कार्डियो कप जैसी मशीनें लगाई जाती हैं। इन मशीनों के जरिए ब्लड प्रेशर, नब्ज, सांस, पसीना, ब्लड फ्लो, इन सबको मापा जाता है। इसके बाद आरोपी से सवाल पूछे जाते हैं। झूठ बोलने पर वो घबराते हैं और इससे मशीन पकड़ लेती है। इस तरीके का टेस्ट पहली बार, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 19वीं सदी में इटली के अपराध वैज्ञानिक ने सिजरे लोम्ब्रोसो, जिन्हें क्रिमिनोलॉजी का फादर कहा जाता है, उन्होंने किया था। बाद में 1914 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम एस्ट्रॉन्ग और एक कैलिफोर्निया के पुलिस अधिकारी जॉन लार्सन ने भी इन उपकरणों को बनाया था, और धीरे धीरे ये उपकरण इवॉल्व होता चला गया। 2010 में सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी की कही गई बातों को सबूत नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि ये सिर्फ सबूत जुटाने के लिए जरिया हो सकता है। ऐसे में समझना यह है कि अगर पॉलीग्राफी टेस्ट में कोई हत्या आरोपी मर्डर में इस्तेमाल हथियारों की लोकेशन बताता है, तो उसकी बताई गई बात उसे सबूत नहीं माना जाता, लेकिन लोकेशन से जब हथियार बरामद हो जाते हैं तो उसे सबूत माना जाता है। इस मामले में कोर्ट ने यह भी कहा था कि हमें समझना चाहिए कि इस तरह के टेस्ट के जरिए किसी व्यक्ति के मानसिक प्रक्रियाओं में जबरन घुसपैठ करना भी मानवीय गरिमा और उसके निजी स्वतंत्रता के अधिकारों के खिलाफ होगा। तो ये जो पॉलीग्राफिक मशीन होती है, इसमें सेंसर लगे होते हैं, कई सारे कंपोनेंट होते हैं। इन सभी सेंसर को एक साथ मेजर करके किसी व्यक्ति के साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स का पता लगाया जा सकता है। इसे ऐसे समझते हैं कि किसी व्यक्ति को झूठ बोलते समय कुछ घबराहट होती है या उसकी हार्ट बीट चेंज हो जाती है, तो मशीन उससे पता कर लेती है। कौन कौन से कंपोनेंट है? एक तो होता है निमोग्राफ, व्यक्ति के सांस लेने के पैटर्न को रिकॉर्ड करता है ये, और सांस लेने की गतिविधि में बदलाव का पता लगाता है। एक होता है कार्डियोवास्कुलर रिकॉर्ड, ये किसी व्यक्ति के दिल की गति और ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करता है और उसमें हुए बदलावों को इंगित करता है। एक होता है गैल्वेनोमीटर, ये मशीन स्किन पर आने वाले पसीने की रंग में बदलाव को रिकॉर्ड करता है। और एक होता है रिकॉर्डिंग डिवाइस, यह पॉलीग्राफ मशीन की सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को रिकॉर्ड करता है और उनका एनालिसिस करता है। तो अभी तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि पॉलीग्राफ क्या होता है, जहां पर में व्यक्ति के शरीर में हुए बदलावों से पता लगाया जाता है कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। शुरुआत में उससे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर प्रश्न पूछने वाले को पहले से पता होता है, और कुछ प्रश्न उससे ऐसे पूछे जाते हैं जो वो झूठ या सच में आंसर दे सके, जिससे पता चलता है कि उसका बॉडी जो है किस तरह से पैटर्न बना रही है सच और झूठ में। सबसे पहले जो सवाल पूछे जाते हैं उनके जवाब हाँ या ना में मांगे जाते हैं। ऐसा जांचने के लिए किया जाता है कि जब व्यक्ति सच बोल रहा है तो वो कैसा उत्तर दे रहा है, और जब झूठ बोल रहा है तो वो कैसा उत्तर दे रहा है। इस समय व्यक्ति के सांस लेने की गति यानी ब्रीथिंग रेट, पल्स, ब्लड प्रेशर और शरीर से निकल रहे पसीने, इन सब से पता लगाया जाता है कि कौन से उत्तर वो सच बोल रहा है और कौन से उत्तर वो झूठ बोल रहा है। अमेरिका के साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक पूछताछ के दौरान शरीर में होने वाले बदलाव या घबराहट से ये तय नहीं किया जा सकता कि आरोपी कुछ छिपा रहा है या झूठ बोल रहा है। हालांकि सच को पता करने का एक माध्यम जरूर है। वंडर पॉलिस के रिसर्च के अनुसार पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकता है तो इस जांच से उस पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ये कि कोई व्यक्ति अगर अपने सांस पर नियंत्रण कर सकता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, तो वो आसानी से झूठ बोलकर निकल सकता है। इसीलिए पॉलीग्राफ को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जाता। और ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है, इसमें बहुत रिसर्च अभी और होने की आवश्यकता है। पॉलीग्राफिक जैसा एक टेस्ट और होता है नार्को टेस्ट, लेकिन आपको जानकारी दे दूँ कि अभी जो कोलकाता मर्डर रेप केस में ये पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ है, उसमें नार्को टेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन हम जब आज इस बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी जानकारी आपको नार्को के बारे में दें। नार्को टेस्ट में साइकोस्टिक दवाएं दी जाती हैं, जिसे ट्रूथ ड्रग्स भी कहा जाता है, यानी सच की दवा।
इसमें कुछ दवाएं होती हैं जैसे सोडियम पेंटोथेल बहुत आमतौर पर यूज़ किया जाता है, इसको कोलामाइन आमतौर पर यूज़ किया जाता है, और सोडियम अमाइटल, ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो मिलाए जाते हैं। इन दवाओं का इस्तेमाल सर्जरी के दौरान बेहोश करने के लिए भी किया जाता है। यह केमिकल जैसे ही नसों में उतरता है, शख्स बेहोशी में चला जाता है, और बेहोशी से जागने के बाद आरोपी जब आधी बेहोशी की हालत में रहता है तब उसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर उससे लिया जाता है। माना जाता है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति सच ही बोलता है। तो सीबीआई ने जो पॉलीग्राफी टेस्ट किया है संजय नामक व्यक्ति का, उससे बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं। संजय ने पॉलीग्राफी टेस्ट में स्वीकार किया है कि जिस रात रेप और मर्डर हुआ उस रात उसने अपने एक मित्र के साथ मिल करके सड़क पर एक लड़की से छेड़खानी भी की थी। वो कोलकाता के एक रेड लाइट एरिया में भी गया था, और सुबह 4 बजे के आसपास जब वो बहुत नशे की हालत में था तो हॉस्पिटल में घुसकर उसने मर्डर और रेप दोनों करना स्वीकार कर लिया है। प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। पहला तो ये कि क्या पॉलीग्राफी टेस्ट पर पूरी तरह से विश्वास किया जा सकता है, या इन बातों को और ठीक से जानने समझने की ज़रूरत है कि क्या किसी और को बचाने के प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। क्योंकि जैसी घटना घटी है, एक आदमी संजय जो कि इतना दुबला पतला दिखाई दे रहा है, उसने लड़की की टांग भी तोड़ दी, उसके साथ रेप तो किया ही किया, साथ में उसे इतनी चोटें पहुंचाई कि ये सब हाथापाई होने के बावजूद संजय के शरीर पर चोट के निशान क्यों नहीं है। हॉस्पिटल में रात के समय कोई क्यों नहीं जागा। जिस समय घटना घटी है वो रात का समय है, जिस समय की पिन ड्रॉप साइलेंस होगा उस पूरे एरिया में, लेकिन सरकारी अस्पताल होने के कारण वहाँ पे लोग बहुत सारे होंगे। इसके बाद आनंद फानन में जो सेमिनार हॉल है उसकी रिपेयरिंग क्यों करवाई गई, पुताई क्यों करवाई गई, वो कौन लोग हैं जिन्होंने सेमिनार हॉल में तोड़फोड़ किया है, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर चाहिए। सिर्फ संजय को आरोपी बनाकर उसे दोष सिद्ध करवा के फांसी पे चढ़ा देना, मुझे लगता है कि ये समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके पीछे क्या बातें हैं वो भी उजागर होनी चाहिए। आप जुड़े रहिएगा हमारी इस लेक्चर सीरीज से, जहां हम ऐसे ही देश से जुड़ी अपराध की घटनाओं को आपके सामने लेकर आते हैं और उसे स्पष्ट तरीके से उस घटना और घटना से जुड़ी अन्य कानून की जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जुड़ के बताइए कि आपको क्या लगता है ये जो घटना है जो देश में घट रही है उसका समाधान क्या हो सकता है। धन्यवाद।